गाजीपुर से आनंद कुमार पत्रकार की रिपोर्ट। पिछड़ा वर्ग सम्मेलन संगोष्ठी हुई संपन्न। गाजीपुर लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल कठुआ मोड़ बैरजिया गाजीपुर में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन जातिगत जनगणना संवैधानिक अधिकार द्वारा कराई जाए। इसमें मुख्य वक्ता प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी प्रोफेसर जी कश्यप, राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग एसोसिएशन विनोद यादव, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश सुखी सिंह यादव, मंडल अध्यक्ष लवकुश सोनकर लोहिया वाहिनी, प्रदेश सचिव काशीनाथ यादव, मंडल अध्यक्ष जगजीवन सिंह, पूर्व प्रत्याशी शिक्षक स्नातक खंड एमएलसी लखनऊ मथुरा सिंह यादव, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय महासभा शिक्षक प्रकोष्ठ गाजीपुर हिमांशु कयामुद्दीन, मार्कंडे सिंह यादव, जिला अध्यक्ष समाजवादी शिक्षक सभा ओम प्रकाश यादव, जिला संरक्षक समाजवादी शिक्षक सभा बसराज यादव, जिला सचिव समाजवादी सभा साहब सिंह यादव, सचिव समाजवादी शिक्षक इत्यादि लोग उपस्थित थे। धर्मेंद्र जी, आज आपका जनपद गाजीपुर आगमन हुआ है पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में। ऐसे में आज इस सम्मेलन करने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? आज अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के बैनर तले पिछड़ा वर्ग सम्मेलन गाजीपुर जिले में आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिन्होंने पिछड़ों के साथ छल कपट झूठ धोखा और विश्वासघात किया है, उस बात को हम पिछड़ों के बीच पहुंचाने के लिए इस तरह के सम्मेलन पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज गाजीपुर जिले में इस सम्मेलन का आयोजन हुआ है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो पिछड़ों की आवाज़ है, वो पिछड़ों की आवाज़ मुख्य धारा में आए, पिछड़ों का अधिकार मिले और पिछड़ों की जो लड़ाई है, जो हमारे समानता की लड़ाई है, जो न्याय समिति की रिपोर्ट है, जो पिछड़ों को एक अधिकार देने का काम करेगी, हम उस पर लगातार काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख एजेंडों में जातिगत जनगणना है, इसीलिए इस सम्मेलन का जो मुद्दा है जातिगत जनगणना है। जातिगत जनगणना हो, मैं आपको एक विशेष बात ये बताना चाहता हूँ कि जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक सही स्थिति साफ निकल के नहीं आएगी, और जब तक स्थिति साफ नहीं आएगी तब तक आप इनके लिए कोई योजना बनाने की बात कहिए, कोई सुविधा देने की बात कहिए, इनको मुख्य धारा में लाने की बात कहिए, या अंतोगत्वा जो हम राष्ट्र निर्माण की बात कहते हैं या देश को विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं, तो देश को विश्वगुरु बनाना और देश राष्ट्र निर्माण का जो रास्ता है पिछड़ों से होकर गुजरता है। जो पिछड़ों के होकर गुजरता है तो उनकी मूलभूत सुविधाओं के बारे में हमें बात करनी होगी, उनकी एक्चुअल स्थिति के बारे में बात करनी होगी, उनकी जो सामाजिक स्थिति है, उनकी जो शैक्षणिक स्थिति है, उस पर बात करनी होगी। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आज ये था। धर्मेंद्र जी, लगातार जो है समाजवादी पार्टी कई बार सरकार में रही है, तो ये जातिगत जनगणना जो उसके पहले क्यों नहीं इसकी मुद्दे को उठाया गया? आप इस बात को पहले समझिए कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और जो आपका उत्तर प्रदेश जो सर्विस कमीशन है, यूपीपीएससी है, उसमें 3 टायर रिजर्वेशन लगाने की बात कही थी, ताकि इस बात का कंफर्मेशन हो सके कि जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो अंतिम सिलेक्शन हो, चाहे प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, अंतिम सिलेक्शन में हमें उतरे लोग जरूर मिल जाए। लोग करते क्या है कि आरक्षण के नाम पर जो 3 टायर रिजर्वेशन नहीं लागू करते हैं, अंतोगत्वा जाकर के कैंडिडेट की संख्या कम होती है और उससे जनरल कैटेगरी के लिए दे दिया जाता है। तो इस तरह काम कर रही थी। देखिए, बीमारी बड़ी है, अगर बीमारी बड़ी है तो एक बार के सरकार में आने से संभव नहीं हो पाता है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के मुख्य एजेंडे में जो जातिगत जनगणना शामिल है, और इस बार सरकार बनते ही 3 महीने के भीतर हम लोग जातिगत जनगणना कराएंगे। बीजेपी भी पिछड़ों की ही राजनीति करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो झूठ की राजनीति करती है, छल की राजनीति करती है, कपट की करती है, धोखे की करती है, विश्वासघात की करती है। नाम उसका मुखौटा पिछड़ा हो सकता है। मुखौटा बताइए कि इन दिनों छापों का दौर चल रहा है और छापों में आप लोग उलझे हुए हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? उलझा जो है आप उसका नाम नहीं बता रहे हैं। उलझे हैं इस देश के गृह मंत्री। इस देश के गृह मंत्री को दूरदृष्टि दोष है। दरअसल दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, पास की चीज़ दिखाई नहीं देती है, लेकिन अब चूंकि पढ़े लिखे ज़्यादा है नहीं तो उनको ये बात समझ में नहीं आती है कि हमें दूरदृष्टि दोष है, तो हमें पास की चीज़ दिखाई नहीं देती। इसीलिए जब कोई चीज़ देखनी हो तो दूरबीन से देखने का काम करते हैं। अब बताइए, अगर कोई किसी खोपड़ी उल्टी चल रही हो तो हम क्या करें? छापा पड़ना था पुष्पराज जैन के यहाँ, छापा पड़वा दिया पीयूष जैन के यहाँ। अब आप मुझे बता दीजिए कि 200 करोड़ रुपये में 177 करोड़ रुपये आपने व्हाइट बता दिया। भारतीय जनता पार्टी का जो पीयूष जैन और फाइनेंसर है, इस चुनाव के लिए, लोकसभा विधानसभा चुनाव के लिए 200 करोड़ रुपए बाकायदे दीवार में रखे गए थे कि हम चुनाव के समय इसका दुरुपयोग करेंगे। लेकिन जब गलती से पकड़ लिए गए, आप मुझे बताइए मीडिया से खबर गायब कैसे होगी इतनी जल्दी?
पीयूष जैन 177 करोड़ रुपया वाइट बता दिया गया है और 200 करोड़ रुपया पकड़ा गया था। अब ये बताइए, वो बता रहे हैं कि 32 करोड़ रुपया आपका टैक्स लगेगा और उसमें कुछ मिला करके करीब 52 करोड़ रुपया आपका पेनाल्टी मिला के जमा करना है। अब 52 करोड़ जमा करके 150 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से कमाई कर ली। अब उसका पूरा दुरुपयोग इसमें किया जाएगा। इसका एक जीता जाता मिसाल आपका ये है कि जो मोदी जी की रैली होती है, एक रैली का खर्चा 50 करोड़ रुपया आता है। आज किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं है, समाजवादी पार्टी के अलावा कोई विपक्षी दल पूछ ले या हमारे मीडिया के साथी पूछ ले कि आखिर इतना धन का पैसा इतना कहाँ से आ रहा है। ये गाढ़ी कमाई हमारी आपकी है, जो हमारे सामने लोग बैठे हैं किसानों की है, पर उसका बिल्कुल मजे से उड़ा रहे हैं मोदी जी। मोदी जी मतलब अपने जीवन के जो भी काम नहीं कर पाए थे, इस बार सत्ता में आने के बाद सारे काम। सरकार ने बहुत बड़ी उपलब्धि की है, पूरे भारतवासियों को भात खिलाया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, अगर कोरोना के समय में जो आपके अंतिम संस्कार थे, अंतिम संस्कार का पैकेज दिलवाया, इससे ज़्यादा संवेदनहीन बात नहीं हो सकती है। भारत के इतिहास में मैंने सुना था कि युवाओं को रोजगार मिलता है, युवाओं को पैकेज मिलता है, लेकिन आप जाके देखिएगा शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए पैकेज घोषित हुआ। ये वही भारतीय जनता पार्टी है। तो इनके लोगों के दिमाग में क्या चलता है और ये लोग करते क्या हैं, ये दरअसल पूंजीपतियों के गुलाम हैं। पूंजीपतियों के चरणों में जाकर नाक रगड़ते हैं और वहीं से फैसले आते हैं। किसान बिल इसका जीता जाता उदाहरण है, आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। धर्मेंद्र जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 2017 में 2 युवाओं की जोड़ी रही, 2019 में सपा बसपा की जोड़ी रही, उसके बावजूद फेल हो गए। कैसे माना जाए, कैसे क्या लगता है, कैसे फिर समाजवादी पार्टी दोबारा? मैंने बताया ना, 2017 का चुनाव उठा लीजिए, 2019 का चुनाव उठा लीजिए, 2012 का चुनाव उठा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लोगों को गुमराह करने का काम कर रही थी, ठीक है, और उस गुमराह करने में काफ़ी हद तक सफल भी रही। अभी आपने अगर इस कार्यक्रम को सुना होगा तो बहुत सारे वक्ताओं ने बताया कि 15 लाख रुपए खाते में आए। अगर पिछड़ों की राजनीति करते तो पिछड़ों के लिए कोई योजना बनाती? पिछड़ों के जो शैक्षिक स्तर है उनको सुधारने के लिए क्या किया? जातिगत जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जिससे आप पिछड़ों की सही स्थिति जान सकते हैं, तो उससे पीछे क्यों हटती है? तो भारतीय जनता पार्टी के जो कथनी और करनी है, दोनों में बहुत बड़ा फासला है और उस फासले को इस बार उत्तर प्रदेश के लोग पूरी तरह समझ गए हैं। और ये मान के चलिए कि 2022 में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को जाना, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, क्योंकि ऐसे हजारों मुद्दे मैं आपको बता सकता हूं जिसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल हुई है। शिक्षा के मामले में फेल हुई है, स्वास्थ्य के मामले में फेल हुई है। अभी आपने कोरोना को देखा, कोरोना के कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री ने संसद भवन में बयान दिया कि इस देश में कोरोना के समय ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। क्या ये बात सच है? आप लोग इस बात को मानते हैं? ठीक वैसे ये पिछड़ों की राजनीति करते हैं, ये वोट लेने के लिए सबकी राजनीति करते हैं, लेकिन जब उनको प्रतिनिधित्व देने की बात आती है तो वहाँ पे शून्य हो जाते हैं। धर्मेंद्र जी, अभी आपने जैसे कोरोना की बात कही है, कोरोना के लिए लगातार गाइडलाइन भी जारी किए गए मास्क लगाने की, तो क्या कोरोना जो है पार्टी लेवल देख कर आती है, जाति देख कर आती है, या सबके पास आती है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये देश जो है संविधान से चलता है, प्रदेश संविधान से चलता है और उसकी एक सरकार होती है। नीति बनाना सरकार का काम होता है, विपक्ष का काम होता है उसको सजग करना। अगर आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उत्तर प्रदेश की, उसको कोविड गाइडलाइन जारी करना चाहिए, क्या नियम होने चाहिए, किस रैली में कितने लोग आने चाहिए, उसके बारे में क्लियर कट गाइडलाइन होनी चाहिए। उसका पालन हम लोग पूरी तरह से करने को तैयार हैं। चुनाव आयोग जिस तरह का गाइडलाइन देगा कोविड को लेकर के, समाजवादी पार्टी हर एक नियम को पूर्णतया पालन करेगी, अच्छा से पालन करेगी। ऐसे में जो मास्क लगाने की बात कही गई है, 2 गज जरूरी है, लगातार ये प्रोटोकॉल चल रहा है, क्या लगता है कि इसका लोग पालन कर रहे हैं या आपके पार्टी द्वारा इसका पालन किया जा रहा है? समाजवादी पार्टी ने अपने इंटरनल सर्कुलर में इस बात को हर जिलाध्यक्षों को आगाह कर दिया है। हर रैली में बात बताई जाती है कि जो हमारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका हम पूर्णतया पालन करेंगे और लोगों से इस बात को और कहेंगे भी कि आप इसका पालन करिए। समाजवादी पार्टी एक संवेदनशील पार्टी है, जनता के लिए जवाबदेह है, लोगों के लिए जवाबदेह है। आपके जान की कीमत हम लोग समझते हैं। अगर हम लोग नहीं समझते तो कोविड में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के नाम पर भी ऐसा काम कर दिया है कि यानी राम नाम की चादर तक हटाने का काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी संवेदनशील पार्टी है, जनता के लिए जवाबदेह है। इसलिए जो जनता के लिए नुकसान वाली कोई बात होगी उसके लिए हमेशा जनता के साथ हम खड़े रहेंगे। और कोविड की रही बात, इसके लिए जो भी गाइडलाइन चुनाव आयोग की तरफ से जारी होगा या फिर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से होगा, हम उसका पूर्ण पालन करेंगे। लेकिन अभी जिस सम्मेलन में आप है, उस सम्मेलन में कोई भी एक व्यक्ति जो है मास्क नहीं लगाया है। नहीं, देखिए, सम्मेलन में मास्क नहीं लगाया मुझे नहीं जानकारी है। सम्मेलन में मास्क लगाना जरूरी है। इसके लिए जो इसके आयोजक महोदय हैं वहाँ पे सैनिटाइजर रखा हुआ था, मास्क रखा हुआ था। जो लोग आए थे हाथ सैनिटाइज करके उनको भेजा गया था। लेकिन अगर फिर भी कोई रह गया हो तो उसके हम अभी दोबारा से अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हम कभी भी इस बीमारी को हल्के में ना लें, हमेशा कोविड नियमों का पालन करें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन। सुना होगा तो बहुत सारे वक्ताओं ने बताया कि 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, रोजगार मिलेगा।
मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के 2017 का घोषणा पत्र बता देता हूँ। पेज नंबर 9 है, अगर आप देखेंगे तो इनका जो संकल्प पत्र है पेज नंबर 9 में लिखा हुआ है कि हम जो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से 500 करोड़ रुपये का स्कॉलरशिप देंगे। ये इनका ये घोषणा पत्र था और इनका ये वादा था लोगों से। जैसे ही सरकार बनी इन्होंने क्या किया, आते ही जो 0 फीस पर एडमिशन है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया कि ताकि दलित के बच्चे पढ़ ना सके। आप मुझे बताइए, मेडिकल में एडमिशन के लिए प्राइवेट कॉलेज में 35 लाख रुपए लगता है। किस दलित के पास 35 लाख रुपए है जो दे के एडमिशन लेगा, फिर उसके बाद उसका रिइंबर्समेंट होगा? तो ये जो कहती है उसका उल्टा करती है। आप महिला सुरक्षा की बात करते थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते थे। मीडिया रिपोर्ट में आपने देखा होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो बजट है 79% एडवर्टाइजमेंट में खर्चा हुआ। तो 447 करोड़ रुपए जब आप एडवर्टाइजमेंट में खर्चा कर दिए तो बेटी कहाँ से बचेगी? देखिए, जो सुरक्षा व्यवस्था है पुलिस से सही होती है। अगर आप गाजीपुर जिले में 500 पुलिस अतिरिक्त तैनात करवा दें तो सुरक्षा व्यवस्था ज़्यादा पुख्ता हो जाएगी। लेकिन अगर 500 आप होर्डिंग लगवा दें, उससे क्या सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित हो जाएगी? ऐसा हो सकता है? धर्मेंद्र जी,